गुड मॉर्निंग। आज हम एक नए टॉपिक को लेके इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे। इसके पहले हमने थॉट के अंतर्गत मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी, फिर डेफिनेशंस ऑफ ज्योग्राफी और डेफिनेशंस ज्योग्राफी के बाद में स्पान ऑफ ज्योग्राफी, इन विषयों पर हमने डिस्कशन किया था। और आज हम स्कोप ऑफ ज्योग्राफी विषय के ऊपर या टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। हमने जब डेफिनेशंस की बात की, मीनिंग की बात की, तो ये देखा कि ज्योग्राफी की डेफिनेशन कभी भी एक सी नहीं रही। उसमें कभी भी एक सीमित चीज़ों की ही स्टडी नहीं की गई, बल्कि उसमें कई चीज़ें जुड़ती गई और कई चीज़ें पीछे छूटती गई। तो समय के साथ साथ भूगोल की परिभाषा में, उसके विषय क्षेत्र में बहुत अधिक परिवर्तन आया है, और जो स्वाभाविक भी है। जिस प्रकार से टेक्निक्स चेंज होती जा रही है, अध्यापन की लें, चाहे रिसर्च की लें, चाहे किसी विषय को लेके उसकी इन डेप्थ स्टडी को लें, और अनेक प्रकार की जो टेक्निक्स विकसित हुई हैं, चाहे वो फोटोग्राफिकल टेक्निक्स हो, चाहे वो मैप्स की टेक्निक्स हो, चाहे रिमोट सेंसिंग हो, चाहे वो स्टैटिस्टिकल की या मैथमेटिक्स की विधियां हो जिनको भूगोल में अप्लाई किया गया हो। तो इस कारण से भूगोल की डेफिनेशन में निरंतर परिवर्तन होता रहा है और सकारात्मक परिवर्तन होता रहा है, क्योंकि भूगोल का जो मूल उद्देश्य है वो मानव की उन्नति और उसकी मानसिक वृद्धि या बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करना है। तो ये जो हमने डेफिनेशंस देखी, उसके अंदर यही देखा कि इसके अंदर समय के साथ साथ डेफिनेशन में और स्कोप में बहुत ही विस्तार हुआ है, एक्सटेंशन हुआ है। हम ज्योग्राफी को केवल एक विषय तक सीमित नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जिसके अंदर कई साइंसेज इंक्लूड है, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ हो, चाहे वो सोशल साइंसेज के अलावा आपके फिजिकल साइंसेज हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो। कई प्रकार के जो विषय हैं वो इसमें समाहित है, या उनकी स्टडी के बिना भूगोल को समझना आसान नहीं है। या यूँ कह दें कि भूगोल के अंदर जो है इन सब चीज़ों का अध्ययन का जो सिलेबस है या उसका जो पार्ट है, वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में यूज़ में लिया जाता रहा है और लिया जाता रहेगा। तो मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस कह दो इसको या सब्जेक्ट कह दो, इसके अंतर्गत कई चीज़ों का मेल है। तो आज हम स्कोप ऑफ ज्योग्राफी के विषय में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और आज हम पार्ट 1 को लेंगे और इसके बाद पार्ट सेकंड में इसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो के अंतर्गत हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि स्कोप के अंतर्गत जो है भूतल पर पाए जाने वाले जो भौतिक, जैविक और मानवीय तत्व हैं और घटनाओं का जो स्थानिक अध्ययन है वो सम्मिलित होता है भूगोल के अंतर्गत। कि जो अपना अर्थ सरफेस है उसके अंतर्गत जो जितने भी फिजिकल और बायोटिक, उसके अलावा आपके ह्यूमन एलिमेंट्स जो है, इनके आपसी संबंध और इनके संबंध के साथ साथ विभिन्न घटनाएं, इनके आपसी संबंधों या अंतर संबंधों के कारण जो घटती है पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों में, उनका स्थानिक अध्ययन भी जो है वो भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो ये एक डेफिनेशन या यूँ कह दें कि स्कोप के अंतर्गत हम किन चीज़ों को सम्मिलित करते हैं, बहुत ही संक्षेप में इसको ब्रीफ किया गया है। इसके नीचे हम देख रहे हैं कि अर्थ सरफेस के अंतर्गत हम 3 क्षेत्रों को सम्मिलित करते हैं। नंबर 1 लिथोस्फीयर, अर्थ क्रस्ट, इसका मीनिंग अर्थ क्रस्ट से लिया गया है। और
एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर के अंदर भी जो अर्थ सरफेस के अंदर एटमॉस्फेयर को लिया गया है उसके अंतर्गत लोअर जो इसके एटमॉस्फेयर की लेयर है जो पृथ्वी से अटैच्ड है, यहाँ हम उल्लेखनीय है जो हम कहना चाह रहे हैं उसका अर्थ है क्षोभ मंडल से। स्ट्रेटोस्फीयर जो है जो पृथ्वी का सबसे वायुमंडल की निचली परत है उसको हम अर्थ सरफेस के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। और तीसरा है हाइड्रोस्फीयर, पार्ट ऑफ द सी एंड ओशंस ऑन द अर्थ, कि पृथ्वी के ऊपर जो है वो समुद्र और महासागरों के जो पार्ट हैं सीज एंड ओशंस के उनको हम सम्मिलित करते हैं। तो ये अर्थ सरफेस का मीनिंग हम लगाते हैं कि ये तीनों चीज़ें जो है अर्थ सरफेस के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। तो ये स्कोप ऑफ ज्योग्राफी का अपना ये डायग्राम आपकी स्क्रीन के ऊपर है और इसके अंदर 3 सर्किल बताए गए हैं। इसके अंतर्गत लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, और इनका कॉमन जो पार्ट है वो बायोस्फीयर के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो इन सभी का अध्ययन जो है भूगोल के विषय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्पेस, प्लेस एंड एनवायरनमेंट, इन चीज़ों का भी हम अध्ययन भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। तो ये तीनों की जो अलग अलग चीज़ें हैं हमने इसकी पहले वाली स्लाइड में ये देखा कि लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर का कौन कौन सा पार्ट जो है हम उसके अंतर्गत अर्थ सरफेस के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं जिसका कि अध्ययन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो ये आपका कोर कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी। इसके पश्चात हम नेक्स्ट जो स्लाइड है इसके अंदर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भौगोलिक अध्ययन में जो सम्मिलित तत्व और घटनाओं तथा क्षेत्रों के अनुसार भूगोल के विषय क्षेत्र को निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कि यहाँ पर जो विषय क्षेत्र को अलग अलग वर्गों में विभाजित किया जा रहा है उसका आधार है उसके अंतर्गत जो है सम्मिलित तत्व, घटनाओं तथा क्षेत्र के अनुसार। तो ये क्लासिफिकेशन आपको इस टेबल के अंदर दिखाई दे रहा है। स्कोप ऑफ ज्योग्राफी में हमने 3 पार्ट में इसको डिवाइड करके समझने का प्रयास किया है कि स्टडी ऑफ फिजिकल फिनोमिना, बी स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल फिनोमिना, सी स्टडी ऑफ ह्यूमन फिनोमिना। तो ये 3 प्रकार के जो फिनोमिना डेवलप होते हैं जो अर्थ के ऊपर अलग अलग पाए जाते हैं उसके अंतर्गत हम भूगोल के स्कोप को डिवाइड करके और आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ हम ए, बी, सी तीनों को एक एक करके समझाने का प्रयास करेंगे। पार्ट 1 के अंतर्गत विशेष रूप से हम ए वाले पार्ट को पूरा क्लियर डिस्कस करेंगे कि स्टडी ऑफ फिजिकल फिनोमिना में हम क्या, ये आपका ए पहला जो पॉइंट था वो स्टडी ऑफ फिजिकल फिनोमिना। इसके अंतर्गत हम लिथोस्फीयर को इंक्लूड करते हैं और लिथोस्फीयर के अंदर किन किन चीज़ों की स्टडी की जाती है जो भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आती है वो है ओरिजिन ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड आइसोस्टेसी, कि किस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति की कौन कौन सी विचारधाराएं हैं, धारणाएं हैं जो अलग अलग विद्वानों ने दी और बताया कि किस प्रकार से जो है पृथ्वी का ओरिजिन हुआ, चाहे वो एक तारक परिकल्पना हो चाहे द्वितारक परिकल्पना हो, अलग अलग लोगों ने इसे समझाने का प्रयास किया। उसका अध्ययन जो है लिथोस्फीयर के अंतर्गत फिजिकल जो फिनोमिना है उसकी स्टडी में आता है। इसी प्रकार से हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ को ले सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चाहे वो स्वेस ने दी हो या किसी भी वैज्ञानिक या विद्वान ने जो है भूगोलवेत्ता ने इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में बताया। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में
किस प्रकार से डेप्थ के साथ अलग अलग लेयर्स आती है, सियाल, सिमानिफे, और कोर भाग में क्या है, हार्ड है, सॉफ्ट है, लिक्विड में है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो लिथोस्फीयर के अंतर्गत आती है और फिजिकल फिनोमिना में हम इसको पढ़ते हैं, जो कि भूगोल का विषय क्षेत्र है। आइसोस्टेसी में समस्थिति सिद्धांत। तो एरी और प्राट के समस्थिति सिद्धांतों के बारे में लिथोस्फीयर के अंतर्गत पढ़ा जाता है, और किस प्रकार से जो लैंड के डिफरेंट लैंड फॉर्म्स जो है अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं, वो किस प्रकार से अपना स्थायित्व बनाए हुए है, इस बात को आइसोस्टेसी के अंतर्गत हम समझाने का प्रयास करते हैं, जो भूगोल का एक विषय क्षेत्र है या विशेष क्षेत्र का एक पार्ट है। नेक्स्ट इसमें हम लेते हैं रॉक्स, मिनरल एंड सॉइल्स, कि किस प्रकार से जो रॉक्स हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की रॉक्स पाई जाती हैं। तो टाइप्स ऑफ रॉक्स, फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, इसके अलावा मिनरल्स के बारे में कि मेटेलिक, नॉन मेटेलिक मिनरल्स, पावर रिसोर्सेज। यहाँ पावर रिसोर्सेज को हम लिथोस्फीयर में नहीं इंक्लूड करेंगे, हम मिनरल्स को इसमें लेंगे, जिसमें धात्विक और अधात्विक जो खनिज आते हैं वो आएंगे। इसी के प्रकार से इन खनिजों का क्या उपयोग है, ये कहाँ पाए जाते हैं, क्यों पाए जाते हैं, इन चीज़ों के बारे में जो स्टडी की जाती है वो लिथोस्फीयर में होती है, और ये भूगोल के विषय क्षेत्र का स्टडी ऑफ द फिजिकल फिनोमिना का एक पार्ट है। इसी प्रकार से सॉइल्स जो है, डिफरेंट प्रकार की सॉइल्स अर्थ के ऊपर अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती है, अलग अलग प्रकार से उनकी फॉर्मेशन होती है, अलग अलग प्रकार से उनके जो प्रोडक्टिविटी के जो पार्टिकल्स उसमें होते हैं वो उसमें मात्राओं में परिवर्तन होता है, अलग अलग उनका रंग होता है। तो इस प्रकार से सॉइल्स के बारे में भी डिटेल्ड स्टडी जो है लिथोस्फीयर के अंतर्गत की जाती है। लैंड फॉर्म्स एंड ड्रेनेज सिस्टम, ये नेक्स्ट इसका टॉपिक है, कि किस प्रकार से जो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स होते हैं वो हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ किस प्रकार के लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं, वो कैसे बने, उनका इतिहास क्या है, उनका फ्यूचर क्या है, किस प्रकार से उनमें परिवर्तन हो रहे हैं, इस बात का अध्ययन लिथोस्फीयर के अंतर्गत किया जाता है। इसी के साथ साथ ड्रेनेज सिस्टम भी लिथोस्फीयर का एक पार्ट है, जो कि विषय क्षेत्र में आता है। और ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत पूरा एक ये एक कहते हैं नेटवर्क है, एक जाल है नदियों का, जो कि पृथ्वी पर अलग अलग स्टेट वाइज, कंट्री वाइज अर्थ के ऊपर ये पाई जाती है। और इन नदियों का कहाँ से ओरिजिन हुआ, कौन सी नदियाँ इनकी रिवर जो है ट्रिब्यूटरीज हैं, कहाँ जाकर ये मिलती है, किसमें जाकर ये गिरती है, चाहे झील है या समुद्र है, तो ये सारी चीज़ें जो है इसके अंतर्गत आती है। इसका कैचमेंट एरिया कितना है, तो ड्रेनेज सिस्टम का पूरा पार्ट जो है वो लिथोस्फीयर का एक भाग है, जो विशेष क्षेत्र के अंतर्गत भूगोल के आता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम इसके अंदर इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस को लेते हैं, और इन फोर्सेस के अंदर इंडोजेनेटिक में जो आंतरिक जो फोर्सेस होते हैं, जो बल होते हैं, जिससे कि पृथ्वी पर चेंजेज हमको देखने को मिलते हैं, और वो मुख्य रूप से यहाँ पर हम ले सकते हैं, उसमें भूकंप और ज्वालामुखी का उदाहरण ले सकते हैं। तो किस प्रकार से ये ज्वालामुखी और भूकंप कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, क्या इनके रीजंस हैं, क्या इनमें मटेरियल निकलता है, इसके क्या दुष्प्रभाव हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है इसमें इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के अंदर जो शामिल करते हैं, वो फोर्सेस होते हैं जो कि बाह्य बल होते हैं। तो बाह्य बल के अंदर वायु द्वारा किए गए कार्य, उससे जो चेंजेज आते हैं अर्थ के ऊपर, लैंडफॉर्म्स के ऊपर या रॉक्स के ऊपर, वो इसके अंदर को शामिल करते हैं। और एक्सोजेनेटिक फोर्स के अंतर्गत आप ह्यूमन द्वारा जो बल प्रयोग किया जाता है या फंक्शंस किए जाते हैं मानव के द्वारा, वो इसमें आते हैं। जंतुओं के द्वारा जो चेंजेज होते हैं वो सारे फोर्सेस आते हैं। तो अलग अलग प्रकार के इसके अंतर्गत फोर्सेस सम्मिलित किए जाते हैं। तो आंतरिक और बाह्य जो बल है वो किस प्रकार से प्रभावित करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ को, लिथोस्फीयर में इस बात को पढ़ा जाता है, और इनकी फिजिकल जो करेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में डिस्कशन किया जाता है।
दूसरा जो पार्ट है इसका हाइड्रोस्फीयर लेते हैं हम। हाइड्रोस्फीयर के अंदर हम ओशन रिलीफ को सबसे पहले इसके अंदर डिस्क्राइब करेंगे कि किस प्रकार से ओशन के अंतर्गत जो है डिफरेंट प्रकार के रिलीफ फीचर पाए जाते हैं, उनकी स्टडी करना हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत आता है और यह भूगोल का प्रमुख विषय क्षेत्रों में से एक है। इसी के बाद हम नेक्स्ट लेंगे ओशन डिपॉजिट्स एंड कोरल रीफ्स, कि किस प्रकार ओशन में जो डिपोजिशंस होते हैं या ओशन डिपॉजिट्स जो हैं उसके बारे में डिटेल स्टडी जो है हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत की जाती है। और कोरल रीफ्स जो है इनका भी स्टडी है जो विषय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है, किस प्रकार से कोरल रीफ्स बनती हैं, किस प्रकार से इनकी फॉर्मेशन के साथ साथ इनकी लेंथ विड्थ कहाँ कहाँ ये पाई जाती है, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसके अंदर कोरल रीफ जो है वो डेवलप होती है, और ये कि क्या इसकी एज होती है, किस प्रकार से ये मानव के उपयोग में आती है, या किस प्रकार से ये ऑब्स्टेकल बनती है समुद्र के अंदर। ये कोरल रीफ्स के बारे में डिटेल जानकारी जो है हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत हम लेते हैं, जो कि भूगोल का एक प्रमुख विषय क्षेत्र है। इसी के साथ साथ हम नेक्स्ट जो पॉइंट हाइड्रोस्फीयर में लेंगे वो लेंगे ओशन टेम्परेचर एंड सैलिनिटी, कि किस प्रकार से समुद्र का जो तापमान है वो गहराई के साथ साथ बदलता है और किस प्रकार से उसका टेम्परेचर का प्रभाव जो है वहाँ के उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है उसके ऊपर पड़ता है, और वो किन किन चीज़ों को प्रभावित करता है ओशन टेम्परेचर। और इसके साथ साथ सैलिनिटी जो अलग अलग प्रकार की लवणता ओशंस में पाई जाती है उसकी स्टडी भी इसके अंतर्गत की जाती है। और कई बार लवणता इतनी ज़्यादा होती है कि कई बार हम बहुत ज़्यादा लवणता वाले क्षेत्र को मृत सागर भी एक इसका उदाहरण है कि बहुत ज़्यादा सैलिनिटी वहाँ पे पाई जाती है। और इसके पश्चात हम और नेक्स्ट जो इसके अंतर्गत सम्मिलित कर सकते हैं वो है वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करेंट्स, कि किस प्रकार से जो तरंगे हैं, ज्वार भाटा है और ओशन करंट्स जो है वो किस प्रकार फॉर्म होती है, कैसे बनती है, किस दिशा में चलती है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, कौन कौन सी होती है। ठंडी करंट धाराएं भी होती है, जल धाराएं, समुद्री धाराएं और गर्म जल धाराएं भी होती है। जहाँ ये दोनों मिलती है वहाँ मछली व्यवसाय काफ़ी पनपता है, ये हमने सुना होगा। तो ऐसी स्थिति में इन ओशन करेंट्स की डिटेल जानकारी भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार से ज्वार भाटा भी एक प्रमुख हाइड्रोस्फीयर का विषय रहता है, जिसके अंतर्गत जो सूर्य और चंद्रमा की संयुक्त आकर्षण बल से जो पानी में उतार और चढ़ाव आता है जिसे ज्वार और भाटा कहते हैं। चढ़ाव जो आता है, जो खिंचाव आता है जिसको हम कहते हैं, जल स्तर जिसमें ऊंचा होता है वो ज्वार होता है, और जहाँ पे जल स्तर कम होता है वो भाटा कहलाता है। इस प्रकार से टाइड्स के बारे में भी, कि टाइड्स आने का जो गैप होता है दो टाइड्स के बीच में वो किस प्रकार से निर्धारित होता है, और टाइड्स की डिटेल जानकारी कब कैसे आते हैं, ये जानकारी भी हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। और एक स्ट्रक्चर, इंसुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर भी इसका एक टॉपिक हो सकता है। ये आपके सम्मिलित होगा एटमॉस्फेयर के अंतर्गत, कि किस प्रकार से सूर्य तप जो है वो पृथ्वी तक पहुंचता है, कितने कितने परसेंट किस किस जगह जो है उसका कंज्यूम होकर अर्थ पे कितना पहुंचता है, और उसके साथ साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन है टेम्परेचर का अर्थ के ऊपर वो अलग अलग पाया जाता है, और वो किस प्रकार से पृथ्वी की बनावट और उसको उससे प्रभावित होता है लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग। खासतौर से जब टेम्परेचर की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो वो अक्षांशीय विस्तार के आधार पर जो है जैसे जैसे उच्च अक्षांश आते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन तिरछी किरणें होने के कारण
कम होता है, और जो इक्वेटर के आसपास के क्षेत्र होता है वहाँ पे टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन अधिक होता है। तो इस प्रकार से किस प्रकार से जो सन से टेम्परेचर हमें प्राप्त होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ के ऊपर होता है, इसका हम एटमॉस्फेयर के अंतर्गत देखते हैं। इसी प्रकार से एयर प्रेशर, एयर एंड एयर मासेस कि किस प्रकार से वायुदाब पेटियां पृथ्वी पर पाई जाती हैं इसका, और एयर मासेस कि एयर प्रेशर के अकॉर्डिंग ही एयर चलती है। जहाँ अधिक एयर प्रेशर होता है वहाँ से कम एयर प्रेशर की ओर एयर्स चलती हैं, और एयर मासेस के बारे में भी एटमॉस्फेयर के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं। इसके बाद एटमॉस्फेयर के अंदर हम ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और क्लाइमेटिक रीजंस को सम्मिलित करते हैं। ह्यूमिडिटी जो है वो हवा में पानी की मात्रा होती है, और उसके अनेक रूप होते हैं, और उनके जो प्रकार हैं ह्यूमिडिटी के उसके बारे में, और रेनफॉल जो संघनन के कारण जब ह्यूमिडिटी या हवा में पानी की जो मात्रा होती है वो वर्षा की बूंदों में या बूंदों में परिवर्तित हो जाती है, उसे रेनफॉल कहते हैं। तो कितने प्रकार के रेनफॉल वर्षा होती है, वर्षा के प्रकार, वर्षा के होने के कारण, चाहे वो पर्वतीय वर्षा हो चाहे संवहनीय वर्षा हो, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो एटमॉस्फेयर के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं। इसी प्रकार क्लाइमेटिक रीजंस जो हैं उनका अध्ययन जो है भूगोल के अंतर्गत किया जाता है, और विषय क्षेत्र के अंतर्गत इसमें आता है। और क्लाइमेटिक रीजन्स जो है पूरे पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ह्यूमिड क्लाइमेट है या डेजर्ट क्लाइमेट है, तो अलग अलग प्रकार के जो क्लाइमेट है, उष्ण आर्द्र है जलवायु, तो जलवायु के विभिन्न जो प्रकार हैं उसके आधार पर जो विभिन्न रीजन्स जलवायु के पृथ्वी के ऊपर होते हैं उसकी स्टडी भी एटमॉस्फेयर के अंतर्गत और वो भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित की जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि लगभग लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के जो भी और सब हेडिंग्स हमने देखे, जिनके आधार पर हम इस चीज़ को डेवलप कर सकते हैं कि भूगोल के क्षेत्र को हम आसानी से समझने के लिए तैयार रहें या इसको समझ सकते हैं। तो ये आज हमने पहला जो ए बिंदु था उसको लिया था, और उसके पश्चात हम अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में जो है हम इसके बी और सी पार्ट को हम लेंगे और इसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो मैं समझता हूँ स्कोप के बारे में आपको जो ए पार्ट है 3 भागों में जो हमने विभाजित किया था, तो फिजिकल फिनोमिना आज हमने कंप्लीट कर लिया। इसी के साथ नेक्स्ट जब भी टॉपिक अपना लेंगे तो पार्ट 2 के अंतर्गत बचे हुए बी और सी पार्ट को लेके हम इसको फिनिश करेंगे। थैंक यू।